क्या सब लोग आ गए ताजश्री? जी महाराज। मैंने आप सब लोगों को यहां आने का कष्ट इसलिए दिया है कि मैं एक धर्म संकट में हूं और मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। धर्म संकट क्या है महाराज? धर्म संकट यह है ताजश्री कि हस्तिनापुर के पास आज 2 युवराज हो गए और यह तो स्पष्ट है कि किसी भी राज्य के पास 2 युवराज नहीं हो सकते। युवराज युधिष्ठिर के आ जाने के उपरांत तो निर्णय यही लेना चाहिए महाराज कि राजकुमार दुर्योधन वो स्थान रिक्त कर दें। इस समस्या का कोई और समाधान तो हो ही नहीं सकता महाराज। परेशान हो गए सारे। मेरे इस प्रस्ताव का ये अर्थ नहीं है कि मैंने दुर्योधन का पक्ष लेना छोड़ दिया है। वत्स दुर्योधन में तो मेरे प्राण बसे हैं। मैंने तो सदैव यही चाहा है कि वो पहले युवराज और फिर महाराज बने, किंतु आज ये सोच हस्तिनापुर के हित में नहीं। और फिर मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मेरी बहन गांधारी आज हस्तिनापुर की पटरानी है। इसलिए हस्तिनापुर का हित मेरी बहन का हित है। आगे आप लोगों की जैसी इच्छा। यह समस्या इतनी सहज नहीं है गंधर्व नरेश, ये इतनी सरलता से इसका समाधान मिल जाए। तो क्या आप ये नहीं मानते विदुर कि राजकुमार युधिष्ठिर ही युवराज हैं? युवराज तो युधिष्ठिर ही हैं द्रोणाचार्य जी, परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पांडवों के देहांत का समाचार मिलने के पश्चात हम सभी ने इसी कक्ष में बैठकर निर्णय लिया था कि दुर्योधन को युवराज बना दिया जाए। और मेरा दुर्योधन भी इस विषय में आप लोगों के पास कोई प्रार्थना पत्र लेकर नहीं आया था। कम से कम मुझे तो याद नहीं। क्यों विदुर जी? राजपदों के विषय में प्रार्थना पत्रों के आधार पर निर्णय लिए भी नहीं जाते गंधर्व नरेश। वैसे मैं उस सभा में सम्मिलित भी नहीं था। यदि होते तो क्या करते? कदाचित मैं ये प्रस्ताव रखता कि ये निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहले ही सिद्ध हो चुका है कि दुर्योधन इस योग्य ही नहीं। अब ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो विदुर? क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसे हम अनहुआ तो नहीं कर सकते। राजनीति का यह अध्याय फिर से पढ़ो विदुर कि राष्ट्रीय महत्व की किसी सूचना पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता। तुमने हमसे कौन सी सूचना छुपाई है विदुर? आपसे नहीं महाराज, आपसे नहीं, मुझसे। परंतु अब इस सूचना पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि स्वयं विदुर जैसा विद्वान भी काल के प्रवाह को पीछे तो नहीं ला सकता। इसलिए हमें वर्तमान का सामना करना चाहिए। ये तो हम घूम फिर कर फिर उसी बिंदु पर आ गए कि हस्तिनापुर अपने 2 युवराजों में से किसी पद पर से हटाए और किसी पद पर रहने दे। आपके विचार में हस्तिनापुर को अब क्या करना चाहिए कुलगुरु? आप जिसे भी इस पद से हटाएंगे उसके साथ अन्याय करेंगे महाराज। परंतु मैं तो अन्याय करना ही नहीं चाहता। आचार्य द्रोण। जी महाराज। आपके विचार में मुझे क्या करना चाहिए? आप आचार्य द्रोण को इस धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं महाराज? बृहस्पति शिष्य, ज्येष्ठ गुरु गंगा पुत्र भीष्म पर ही ये निर्णय क्यों ना छोड़ दिया जाए? यही ठीक रहेगा, क्योंकि ताजश्री पर तो कोई पक्षपात का आरोप लगा ही नहीं सकता। क्यों विदुर? जी महाराज, परंतु कहीं लोग ये न कहने लगे कि स्वयं महाराज को जो निर्णय लेना चाहिए था वो उन्होंने ताजश्री पर टाल दिया। हम सब तो आपके सहयोगी हैं महाराज, और निर्णय लेना तो आपका कर्तव्य है। असाधारण परिस्थिति में नहीं। और यह भी ना भूलो विदुर कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर सबसे पहला अधिकार ताजश्री ही का है। ताजश्री, हमें इस संकट से निकलने का मार्गदर्शन करें। ताजश्री का मन शांत नहीं है। न्याय की मांग यही है महाराज
कि किसी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए आज बड़े दुखित हृदय से हस्तिनापुर के विभाजन का प्रस्ताव रख रहा हूं। खुश हो गया शकुनी ना। बाकी सारे वास्तव में राजनीति जब भी ठोकर खाएगी महाराज, तो उसका दंड तो देश को भुगतना ही पड़ेगा ना। हस्तिनापुर राज्य को आप लेकिन गलत भी नहीं बोल रहे। दोनों युवराजों में आधा आधा बांट दीजिए महाराज, और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं हस्तिनापुर के इस दुर्भाग्य पर एकांत में रो सकूं। मतलब आइसोलेशन, ये नहीं मैं बता। एकांत का मतलब क्या हुआ? वैसे कोई इतने खुश भी नहीं लग रहे वो ना, क्या कहते हैं, शकुनी मामा। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। चक्रवर्ती भव। आओ पुत्र, यहां बैठो मेरे निकट। मैं एक बड़े धर्म संकट में हूं पुत्र, और यदि मैं ये ना जानता होता कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे, तो मैं आत्महत्या कर लेता। आप आदेश तो दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। छोटे अपने बड़ों की सहायता नहीं करते, वे तो आदेशों को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनो पुत्र। तुम पांचों भाई उस अनुज पांडु के उत्तराधिकारी हो जिसने लगभग पूरी पृथ्वी जीत ली थी। विजयश्री उसकी अधीन थी, परंतु जब तक मैंने उससे यह नहीं कहा कि यह सिंहासन ग्रहण करो, तब तक उसने यह सिंहासन ग्रहण नहीं किया, जबकि इस सिंहासन पर उसका अधिकार भी था। आप मुझे किसी भूमिका के बिना भी आदेश दे सकते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। यह भूमिका आवश्यक है पुत्र। यह सिंहासन मेरा नहीं है, मैं तो अनुज पांडु का प्रतिनिधि हूं, केवल प्रतिनिधि। और मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो अनुज पांडु ही की ओर से लेता हूं। किंतु ज्येष्ठ पिताश्री, आपके स्वर इतने उदास क्यों हैं? प्रश्न ना करो पुत्र, अपने ज्येष्ठ पिताश्री को बोलने दो, क्योंकि ये सब मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता। उसका अभिमान मेरे और उसके बीच की दीवार है। मेरी समस्या ये है पुत्र कि मैं प्रिय हस्तिनापुर को किसी संकट के द्वार पर नहीं छोड़ सकता। पूर्वजों को मुंह दिखाने योग्य जाना चाहता हूं यहां से। यदि राज्य तुम्हें देता हूं तो दुर्योधन का अभिमान आड़े आता है, और यदि राज्य दुर्योधन को देता हूं तो तुम्हारे साथ अन्याय होता। और यह भी पारिवारिक जीवन का एक सत्य है पुत्र कि जहां बहुत से बर्तन होंगे वहां बर्तनों का टकराव भी होगा। इसलिए उन्हें अलग ही कर देना चाहिए। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया जाए। देश का विभाजन ज्येष्ठ पिताश्री? आप मेरे भाग का आधा राज भी अनुज दुर्योधन को ही दे दीजिए, परंतु देश का विभाजन ना कीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, ना कीजिए विभाजन। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हस्तिनापुर ही देता और दुर्योधन को ययाति की राजधानी देकर कहता
कि तुम युधिष्ठिर के अनुज जाओ और जाकर खांडवप्रस्थ को बसाओ, परंतु वो हट करता, कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। पर मैं तो हस्तिनापुर की परछाई हूं, मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खांडवप्रस्थ को बसाओ, मेरे कहे की लाज रख लो। भाग्य का पालन होगा ज्येष्ठ पिताश्री। भाई हस्तिनापुर में सिचुएशन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा जो है वो टेंस जो है वो होती जा रही है। हालांकि ये तो भाई हकीकत है कि पावर अपने हाथ से कोई भी जो है वो जाने नहीं देता, लेकिन जो है भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने जो एक सुझाव दिया, नो डाउट वो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन ना चाहते हुए भी सबको मानना पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर तुम ये देखो कि जब कृष्ण जी अर्जुन से बात करते हैं तो हाँ। वो भीष्म पितामह का एक रेफरेंस देते हैं कि हाँ। इस रात की तरफ देखो। हाँ तो कहीं ना कहीं पर उस टाइम पर शायद भीष्म पितामह जो हैं वो यही निर्णय ले रहे होते हैं। और प्रस्ताव जब रखा गया उससे पहले अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह ने विदुर को भी ये बात बोली कि वो भी काल की जो एक कह लो कि उसका जाल है या जो भी समय काल को ने जो है आने वो, वाले हाँ। टाइम में करना है वो भी उसको मात नहीं दे सका। हालांकि विदुर जो है वो बहुत मतलब समझदार हैं और उनकी एक एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने उनको ज्ञान दिया है भीष्म पितामह ने, और उसमें उन्होंने ये बोला कि विदुर को एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्होंने जतलाया कि अगर वो उस टाइम पर इस चीज़ की सूचना दे देते भीष्म पितामह को तो शायद वो भी नया युवराज घोषित ना कर दे, क्योंकि विदुर ने ये बात बोली कि जब युवराज घोषित हो रहा था तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर महाराज उनसे पूछते हैं कि अगर तुम होते तो तुम क्या करते। लेकिन पितामह ने कहीं ना कहीं पर ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवाई कि अगर उन्होंने किसी ना किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात बोली होती तो शायद मतलब राजनीति के लिहाज से वो उनको बताते तो शायद वो भी इस चीज़ को जो है वो मतलब ना करते। उनके जहन में होता कि भाई उन लोगों ने तो आ जाना है। लेकिन मैं भीष्म पितामह की बात करूँ ना तो वो पूरा जो एक आप सभा बैठी थी उसमें उनका ना वो एक थोड़ा सा मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी वो आपको बता रही थी वहाँ पर। और ऑन द अदर साइड मैं अगर मामाश्री की बात करूँ ना तो वो खुश भी लगे और नहीं भी लगे। वैसे मुझे तो खुश लगे ऑनेस्टली, मुझे दोनों वो लगे, खुश भी लगे और नहीं भी लगे, क्योंकि लाती बातें चाहते तो वो यही है कि पूरे राज्य पे उनका जो दुर्योधन है वो जो है विराजमान हो, ठीक है ना। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो विभाजन का जो एक बाण चला है ना वो सारे उससे खासतौर पर अगर महाराज की बात करें तो महाराज भी एकदम जो है वहाँ पर उस जो बात थी, इवन विदुर भी, हाँ वही ना, वो सारे तो हुए, लेकिन महाराज भी काफ़ी ज़्यादा एकदम जो है वहाँ पर आपको शॉक्ड लगे कि भाई प्रस्ताव जो दिया गया है वो बहुत ज़्यादा कठिन जो है। अभी जैसे जो है भाई वो बात कर रहे थे युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर के लिए भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो आपको जो है वो लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने उनका प्रस्ताव जो है वो मान लिया कि वो जाके दूसरी राजधानी को जो है वो बसाना जो है वो शुरू करें। राजधानी को नहीं, देखो यहाँ पर तो एक तरह से विभाजन हो गया, जैसे उन्होंने बोला है ना कि आप देश को अलग ना करें। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर ये हुआ कि एक देश जो है हस्तिनापुर, जो टोटल उसकी जितनी भी उसके अंडर टेरिटरीज आती होंगी, एक युवराज दुर्योधन का हो जाएगा और आधा जो है वो युधिष्ठिर का हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा ना। नेम भी मेरा हाल में फिर चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि जो दुर्योधन है वो मेरे हाल में हस्तिनापुर में रहेगा। और मैं वो इंद्रप्रस्थ था उनका, अभी देखते हैं, अभी जो नाम लिया उन्होंने वो वैसे मुझे नाम याद नहीं है, बट अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि कहाँ। नहीं वैसे मैं क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो है वो शायद दूसरी राजधानी थी मेरा ख्याल अभी है। आगे देखते हैं ना कि क्या होता है। एनीवेज, लेकिन ये कि अभी तक भाई जो दुविधा थी उसका मतलब एक सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन एक चीज़ है कि हट करने से, और जिस तरह से जो दुर्योधन के फादर हैं, क्या नाम है,
धृतराष्ट्र, हाँ, वो हर चीज में इस चीज का रेफरेंस दे देते हाँ। हैं ना कि भाई वो हट करता है, तो हर किसी की बात इसी तरीके से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आप एक राजा के पद पर बैठे हुए हैं। एनीवेज नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।